अगर हम लोग बात की जाए न्यूट्रिशन की, तो इसमें किस तरीके से आप इसको सेगमेंटाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे? न्यू बॉर्न बेबीज़, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, फिर जो उनकी नई नई जवानी आ रही होती है, तो इसको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को किस तरीके से डिवाइड करेंगे और कितनी इंपॉर्टेंट हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और ये पूरी नेशन का एक इशू है। न्यूट्रिशन हमारे यहाँ राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही माएँ जो हैं वो डिट्रैक हो जाती हैं बिकॉज उनको फैक्ट्स का पता नहीं होता। लाइक द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर न्यू बॉर्न बेबी इज द मदर फीड। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू से ही कोई गाय का दूध, कोई भैंस का दूध, कोई बकरी का दूध, कोई टॉप फीड पे शुरू हो जाते हैं बच्चे और वो वहाँ से ही उनका डिट्रैक होता है। बिल्कुल। उसके बाद 5 मंथ्स में हम लोग वीनिंग स्टार्ट करते हैं कि जब आप बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करें। माओ को पता ही नहीं होता कि सॉलिड फूड कब देना है और वो साल तक दूध ही पिलाती रहती हैं और बहुत सारी माएँ समझती हैं कि सिर्फ दूध ही हमारे बच्चे की एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जी 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 जी। उसके बाद जब सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो उसमें भी बाज़ वक़्त उनको पता नहीं लगता कि कौन सी चीज़ कब देनी है। जैसे कुछ लोग अंडा जल्दी दे देते हैं जबकि अंडा रिकमेंडेड है कि वो आप 8 माह पे दें। अच्छा। शुरू में आप जो दलिया हो गया या सेरेलैक हो गया या केला हो गया, जो इस तरह की नरम चीज़ें दें। फिर उसमें भी बहुत सारे मिथ्स हैं। बाज़ वक़्त माएँ समझती हैं कि केला देने से रेशा हो जाता है, हालांकि तमाम फलों में अल्लाह मियाँ ने केले को नरम बनाया इसलिए है कि इस उम्र का बच्चा उसको खा सके। आपको ऐसा सॉफ्ट कोई और फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उसके बाद जब थोड़ा और बच्चे बड़े होते हैं, 1 साल की उम्र से क्रॉस करते हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो जंक खाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइक और डिसलाइक की एक कैटेगरीज क्रिएट हो जाती हैं कि बच्चा जो है वो जंक को लाइक करना शुरू करता है और हेल्दी चीज़ों को वो डिसलाइक करता है। उसके बाद जो फिर जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वो हमारे यहाँ बच्चे एनीमिया के साथ आना शुरू हो जाते हैं, खून की कमी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट्स जो उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं वो नहीं मिल रहे होते। राइट। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्वालिटी ऑफ फूड भी है। हमारे यहाँ जो फूड क्वालिटी है उस पर इतना चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूध जो मिलता है भैंसों का, वो भैंसों को इंजेक्शन लगे हुए होते हैं, दूध में ऐसे केमिकल्स होते हैं। एक वो केमिकल डालते हैं कि वो गाढ़ा हो जाता है, एक केमिकल डालते हैं वो खुशबू आना शुरू हो जाती है, एक केमिकल डालते हैं वो उससे बलाई ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। तो घर में ख़वातीन कहती हैं बलाई बन रही है, बड़ा अच्छा दूध है। हालांकि आप ये मिलावट शुदा दूध को कभी खालिस भैंस के दूध को कंपेयर करके टेस्ट करें, आपको टेस्ट से पता लग जाएगा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ आ रही हैं सब्जियां, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनमें भी पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। जो हमारे जो किसान लोग हैं खेतों में जहाँ पे वहाँ पर भी केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वालिटी भी वो नहीं मिल रही आजकल हमें। फिर जब मंडियों में फ्रूट और जो वेजिटेबल जिस तरीके से स्टोर होते हैं गंदगी में, उससे जो है ना वो बहुत सारे जर्म्स भी आते हैं। अब हम तो घर में धो के इस्तेमाल कर लेते हैं, बट एक दफ़ा जस्ट धोने से वो सारी क्लीन थोड़ी हो जाती हैं। उसके बाद आटा देख लें, जब वो बच्चा रोटी खाने के स्टेज पे आता है, ज़ाहिर अब वो बच्चा, मैं स्टार से स्टार्ट हुआ, अब बच्चा रोटी खाने की एज में आ गया। जो गंदम हमारे यहाँ आ रही है, आप उस गंदम का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं, आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो ये होगी कि बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग वो लॉस्ट हो गए हैं और उसकी जगह जो अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें डाल दिए गए। सही। अच्छा, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। मैं घंटों बात कर सकता हूँ। डेफिनेटली। अच्छा, 2 बहुत कॉमन इश्यूज हैं जो कि मदर्स बच्चों के बारे में डिस्कस करती हैं। एक, बच्चे बहुत ज़्यादा स्लीपी होते जा रहे हैं। अब उनका जो एक स्लीप टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि हर वक्त कनूदगी में रहते हैं, नींद आ रही होती है, लेज़ी हो गए। दूसरा है स्लीपलेस लेग सिंड्रोम, कि बच्चे घर आते हैं तो वो हर वक्त कंप्लेन करेंगे मामा मेरे पिंडलियों में दर्द है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये किन डेफिशिएंसीज से होता है? पेरेंट्स कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या इलाज कर सकते हैं, ये बताइएगा। जो पहला सवाल है कि जो स्लीप प्रॉपर नहीं कर रहे होते बच्चे, देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर नॉट डूइंग अ प्रॉपर स्लीप। जो बच्चा कंफर्टेबल है वो जरूर अच्छी स्लीप करेगा। अगर बच्चा स्लीप अच्छी नहीं कर रहा तो उसे कोई ना कोई वो प्रॉब्लम है, आइदर उसके कान में कोई पेन है या गले में है या पेट में है, समटाइम यूरिन में इन्फेक्शन होती है, समटाइम डायपर रैश हुआ होता है, समटाइम्स जो है वो
उसकी भूख नहीं पूरी हो रही होती, समटाइम्स अक्सर इचिंग होती है बच्चों को। अब छोटा बच्चा है, वो इचिंग तो कर नहीं सकता, बिल्कुल ना वो बुला सकते मामा आए मुझे ज़रा खारिज कर, तो वो रोते हैं। सो समटाइम्स पेट में मरोड़ होती है बच्चों को, ऐसे जोर लगाते रहते हैं। समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन होती है, उससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। सो ना सोने की तो बहुत सारी वजूहत है। अब जो रेस्ट स्लीप लेग सिंड्रोम आपने बताया है, और प्लस अक्सर हमें पेरेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे की टांगों में दर्द होता है, रात को कहता है कि मामा मेरी टांगें दबाएं। वेरी कॉमन प्रॉब्लम। यस एग्जैक्टली। तो मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो ग्रोइंग पेन्स हैं। ग्रोइंग पेन्स होते हैं कि जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो बोन की ग्रोथ हो रही होती है, तो उससे वो पेन होता है। वो तो प्रॉब्लमैटिक नहीं है, वो तो चूंकि एक नॉर्मल है, ग्रोइंग की वजह से ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है। नंबर 2 रीजन जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। और नंबर 3 जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्योंकि हम जो है वो गोरों की तरह सन बात तो लेते नहीं है, तो और धूप का एक्सपोजर होता है। अब तो बच्चे स्क्रीन पे लगे होते हैं हर वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नंबर 3 रीजन जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से बच्चों को टांगों में दर्द होता है। अच्छा, आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात कर रहे थे, बच्चों में आप कह रहे थे बहुत कॉमन है। तो जो बच्चे इस एज में मतलब टॉडलर्स नहीं है, 3 साल से अबव हैं, उनमें क्या सिम्टम्स हैं आयरन डेफिशिएंसी के? एंड अगैन पेरेंट्स जो है वो ग़िज़ाइयत के थ्रू किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर आपको बच्चे को भूख नहीं लग रही, ही कैन बी आयरन डेफिशिएंट। अगर आपके बच्चे के रंगत में पिलाहट है, वो रेडिश नहीं है, ही इज आयरन डेफिशिएंट। अगर आपका बच्चा इरिटेबल है, चिड़चिड़ेपन का शिकार है, ही इज आयरन डेफिशिएंट। अगर आपके बच्चे को पाखाने वाली जगह खारिश होती है, तो दैट कैन बी आयरन डेफिशिएंसी ड्यू टू वॉर्म्स। अगर आपका बच्चा मट्टी खाने का आदी है, तो दैट इज आयरन डेफिशिएंसी। सो आयरन डेफिशिएंसी हैज मल्टीपल प्रेजेंटेशंस। इवन वेट कम होता है बच्चों की, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। इवन आयरन डेफिशिएंसी कैन कॉज इंटेलेक्चुअल डिले एज वेल। तो फिजिकल डिले तो कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिले भी कर। अब फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि जी बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी ना हो, हमें दवाई भी ना देनी पड़े और आयरन भी पूरा हो जाए। तो उसका भी मैं हल बताता हूँ। अब हम बच्चे को कीमा खिलाएं, पालक खिलाएं, कलेजी खिलाएं। ये 3 चीजें जो है दे आर रिच इन आयरन। कीमा, कलेजी, पालक। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे को दवाई की जरूरत अच्छा, ये ग़िज़ा की आपने बात की, तो ऐसी और भी ग़िज़ाएं बताएं जो कि स्पेशली जब बच्चे ग्रोथ वाले स्टेज में होते हैं, तो उनको कौन सी जो माएँ हैं वो खिलाएं? जी सर, जो मीट है दैट इज आयरन रिच, ठीक है। इसी तरह जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जितनी भी, जैसे मैंने पालक का नाम लिया, बट और भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो आप खिलाएं बच्चों को। ग्रीन जिनके लीव्स हैं, तो उससे आयरन पूरा होता है। और इसी तरह जो कलेजी है दैट्स वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, चाहे वो मुर्गी की हो, बकरे की हो, या बड़े एनिमल की हो, किसी की हो। सही। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तान में जो है। अभी मेरे ख्याल से 2019 की रिपोर्ट थी, बेग इफ आई एम रॉन्ग, कि जो एक 2 से 2.5 इंच जो है हाइट मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो ग्रोथ डेफिशिएंसी है वो कम हुई है पाकिस्तान में। हम देखते हैं कि नौजवान बच्चे, उनसे उम्र पूछें तो बताएंगे 25 साल, लेकिन उनका कद जो है वो 5'2" से ऊपर नहीं जा रहा है। मेल न्यूट्रिशन कितना बड़ा एक इशू है पाकिस्तान का इस वक्त, और इसको किस तरीके से जो है काउंटर किया जा सकता है? देखिए, मेल न्यूट्रिशन, अब अगेन जैसे मैंने नाम लिया कि जी कीमा, कलेजी, पालक खिलाएं। अब एक फैमिली वो बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती कीमा, कलेजी, हर चीज़ आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव होगी, तो ऑब्वियसली पर मेल न्यूट्रिशन तो आएगी। इसी तरह अगर गलत प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कोई माँ है वो सिर्फ बच्चे को दूध ही पिलाती जा रही है, उसका ख्याल है कि बस मिथ्स है ना सोसाइटी में डिफरेंट, कि दूध से ही मेरा बच्चा बबलू हो जाएगा। हालांकि तो उसकी जो दूध में जो चीज़ें हैं वो तो मिलेंगी, लेकिन बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको नहीं मिलेंगे, तो इसकी डिले आ जाएगा। फिर समटाइम्स कुछ डिजीजेज होती हैं जो ग्रोथ को हैम्पर कर रही होती है। कुछ डिजीज प्रोसेस अंदर अंदर चला जा रहा होता है, जैसे सीलिक डिजीज है, किडनी डिजीज है, कोई लिवर डिजीज है, एनी डिजीज, एनी क्रॉनिक डिजीज जो अंडरलाइंग बाजू का चल रही होती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि देखिए, बड़े जो होते हैं ना, बड़ों को कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो बता सकते हैं। तो बड़ा जब एक डॉक्टर के पास आता है ना, तो आधी बात तो बता देता है, डॉक्टर का काम आधा रह जाता है। ठीक है, बच्चे नहीं बता सकते। बच्चा कुछ नहीं बताता।
तो बच्चों में वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, हमें उसकी ठीक है। प्रॉपर सुनना है, देखना है। चलिए सर, यहाँ पे एक जो है हमारे साथ कॉलर हैं फैसलाबाद से, मोहम्मद आसिफ, उन्हें ज्वाइन करते हैं जी हमारे प्रोग्राम में। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम आसिफ, आपका सलाम। सवाल है डॉक्टर जुनैद के लिए? हमने जो जैसे साहब आप कह रही थी कि बच्चों के ना जो पेन हो रही है टांगों में, टांगों में ना हमारे बच्चों के, उन्होंने बताया कि खिलाना है कीमा और पालक और कलेजी। जी हमने कीमे का पूछना था, मटन या बीफ का पूछना और कलेजी का पूछना था, कौन सी दें बच्चों को? सही। आसिफ साहब, अभी जुनैद साहब आपका जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई और सवाल है? पूछना था कि ना जो जिल्द है ना, हाथ है ना, ऊपरी साइड से ऊपर साइड होती है हाथ की, तो ना ये खुश्की की वजह से ना जख्म बन जाते हैं बच्चों में ना ज्यादातर, उसका पूछना था। सही, ठीक हो गया आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, जो भी अवेलेबल है कीमा, चाहे वो बीफ छोटे या का मटन है, का। बीफ का है, बड़े गोश्त का, जो भी है, मुर्गी का है, वो आप दें, कोई भी हो, सारों में न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है। दूसरा सवाल जो इन्होंने पूछा है, जिल्द खुश्क रह जाती है, उसमें यह है कि आप अच्छी क्वालिटी की वैसलीन बच्चे को हर वक्त लगा के रखें। अच्छी क्वालिटी की वैसलीन, जिसे हम मॉइस्चराइजर कहते हैं। ये और पानी भी एक बड़ा पानी ज़्यादा पिलाएं। और तीसरी चीज़ ये कि देर आर सर्टेन सोप्स जो बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल हैं, ठीक है? तो आप जो सोप है वो आपका बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल ना हो, ठीक है? वो आप ऐसा सोप यूज़ करें, ठीक है? ज्यादा लो पीएच ना हो। हाँ, मतलब जैसे लाइफ बॉय है या सेफ गार्ड है या डिटोल है, ये बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल है, ये स्किन को ड्राई कर देते हैं। यस, उसके मुकाबले में जो डव है या लक्स है, वो बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल नहीं, उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो सोप का दुरुस्त इंतखाब करें। सही। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है, कॉलर का ही है, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके सर में दर्द रहता है, हालांकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं हम उनकी डाइट का भी ख्याल करते हैं और कोई उस तरीके से हेल्थ इश्यूज भी नहीं हैं। ठीक। सर में दर्द की अक्सर वजह नाक का बंद होना है। तो बच्चे का रात जब सच्चा सोए तो आप देखें कि उसका नाक तो नहीं बंद होता, खर खर की आवाज़ तो नहीं आती, खराटे तो नहीं लेता। अगर नाक क्लियर है तो आई साइड उसकी चेक करवाएं। आई साइड की कमी से भी सर में दर्द होता है। फर्ज करें उसकी आई साइड भी ठीक है तो फिर देखें कि क्या पेरेंट्स में किसी को, फैमिली में किसी को आधे सर का दर्द तो नहीं होता, क्योंकि फिर माइग्रेन भी बच्चों में ऐसे ही प्रेजेंट करता है। सो ठीक है। 3 कॉमन रीजंस मैंने बताई हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस अदर, लेकिन इनकी गाइडेंस के लिए 3 रीजंस फिलहाल लोग देख लें। सोशल मीडिया का यूज, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मोबाइल फोन जो है ना इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं बच्चे कि वो उससे भी होता है प्रॉब्लम। सही। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि बच्चों की आंखें टेढ़ी हो रही है मोबाइल फोन्स की वजह से। जी, जी। स्क्विंट आ रहा है। वी हैव रिपोर्टेड केसेस ऑफ स्क्विंट ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ, क्योंकि इतना ज्यादा करीब रख के उतना फोकस हुए होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, इखलाक हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका कोई सवाल है डॉक्टर साहब के लिए? पूछिए। जी मैं अखलाक के मनबोर हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी, वैसे जी। मैं डॉक्टर साहब के गाँव का भी हूँ, ठीक है। हमारी छोटी बच्ची है जी, उसको तकरीबन 2 हफ्ते से ना लूज मोशन है। मुख्तलिफ किस्म के जो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम चेकअप करवा चुके हैं। तकरीबन 1.5-2 महीने की बच्ची है, उसको ना आराम नहीं आ रहा, तो उसके लिए कुछ एडवाइस कर दें। ठीक हो गया। कुछ और पूछना चाहेंगे? जी, जी बस यही क्वेश्चन था जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? अच्छा, इखलाक साहब एज कितनी बताइए? 1.5 माह? जी। 1.5 माह। 1.5 से 2 माह। 1.5 से 2 माह की बच्ची है जी। अच्छा, अक्सर इस उम्र में ना जो नॉर्मल पाखाना होता है बहुत से लोग उसको भी मोशन समझ रहे होते हैं। यानी कि खासतौर पर जिनका पहला बच्चा होता है, जो छोटे बच्चों की जो पाखाना है वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, सेमी सॉलिड सा होता है। और ये भी होता है कि दिन में ना वो 5 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा भी करते हैं, 8 दफ़ा भी कर जाते हैं। तो अगर बच्चा ओवरऑल हेल्दी है, ओवरऑल उसकी लुक अच्छी है, वो फीड अच्छी ले रहा है, वो डिहाइड्रेटेड नहीं है, उसे पानी की कमी नहीं है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम डिस्कस कर रहे होते एक दिन पहले कि ये डॉक्टर आएंगे, तो बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं जो कॉल नहीं कर पाते। सो एक और कॉमन क्वेश्चन था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको जॉन्डिस होता है, लिवर मैल फंक्शन देखा जाता है और फिर उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर वाज टेलिंग मी कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं लगवाते बच्चों को। इस पे भी ज़रूर एम्फेसाइज करिए, बिकॉज ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम ही लगता है और कितना ज़रूरी है ये। जी, एक तो हमारे यहाँ
एक मिथ है कि यरकान जो है वो दम से भी ठीक हो जाता है। उसकी रीज़न बता देता हूँ कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनमें यरकान जो होता है, जो और थोड़ा वायरल होता है, आप कोई दवाई ना भी दें खुद ही ठीक हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाता है। तो वो चूंकि दम कराते हैं तो लोग समझते हैं वो दम से ठीक हो गया। एक्चुअली वो दम ना भी कराएं तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग है। ठीक है। अब जब न्यू बॉर्न को यरकान होता है तो दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। वो बड़ों वाला, बड़े बच्चों वाला यरकान नहीं है। दैट कैन बी सो डेंजरस कि अगर उसका लेवल एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाए तो न्यू बॉर्न के ब्रेन को परमानेंट डैमेज कर सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो छोटे बच्चों में यरकान को बहुत केयरफुली देखना होता है। ठीक है। विटामिन के का इंजेक्शन कुर्रे अर्ज पे जो बच्चा भी पैदा होता है उसको ज़रूर लगता है। उससे लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती बच्चे को। ये स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर प्रोटोकॉल है कि जो बच्चा भी पैदा हो उसे विटामिन के का इंजेक्शन आप लगाएं, और वो अक्सर डिलीवरी रूम में ही जो अच्छे सेटअप्स होते हैं बहुत ज़रूरी है, वहीं लगा दिया जाता है। ठीक है। बाज़ औक़ात तो वो पेरेंट्स से पूछा भी नहीं जाता, खुद ही लगा देते हैं, तो अंदर ही मौजूद होता है, वहीं लगा देते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर है, उनको से शामिल डिलीवर करते कर रहे हैं वो बच्चे जो हैं, वो लोग जो अच्छे सेटअप्स में नहीं, होम डिलीवरीज हो रही हैं, दाइयों को डिलीवर हो, दे इवन डोंट नो व्हाट इज विटामिन के, वो कैसे लगाएंगे? लेकिन ये तालीम जो है वो देनी चाहिए। बहुत ठीक है ज़रूरी सर। है। यहाँ पे हम एक और कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। मिसेस शाहिद हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस शाहिद, आप का सवाल है डॉक्टर जुनैद के लिए? हाँ जी, मेरी बेटी ना 7 साल की है जी। तो वो ना खाती पीती कुछ नहीं है। दूध पहले पीती थी लेकिन अब दूध छोड़ गई है। वो तकरीबन 1.5 साल हो गया, दूध तो पीती नहीं है। तो जो उसके पाँव के अंगूठे हैं ना, उसकी जो हड्डी है, जोड़ है जो पाँव के अंगूठे का, वो थोड़ा सा बाहर को निकल रहा है दोनों साइडों से ना। तो ये मैंने मशवरा करना था, ये किसी डॉक्टर को दिखाएं कि हो जाएगा ऐसे ही? ठीक है, ये आपका सवाल आगे। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं, फिर साथ दोनों ही का जो आंसर है ना कर आप लेते हैं। इकट्ठे जवाब दीजिएगा। अशफाक है मेरे ख्याल से लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अशफाक पूछिए। मैं अशफाक बशीर बोल रहा हूँ। मेरी बेटी है 9 साल की, अरफा बशीर, 5th क्लास में है। स्टडी में तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि जिन दिन उसने स्कूल जाना होता है ना, तो वो सुबह नाश्ता खास तौर पे या दोपहर का खाना वापसी पे उसका खाने को बिल्कुल दिल नहीं होता। अपनी एक्टिविटी स्कूल की करेगी, सब कुछ करेगी, खाना उसको बड़ी मुश्किल से उसकी मामा जाना को 1-2 बाइट खिला के भेज देंगी। उसकी तो जो खाने की तरफ सिरे से नहीं होती जिन दिन स्टडी करनी होती है, तो हिले बहाने बनाएगी, इस तरह के इश्यूज। तो उसका काइंडली कोई जरूर, ये तो बिल्कुल, यूनिवर्सल इशू है। और बिल्कुल, बहुत अभी आप शुक्रिया। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो जी मच। सर। दोनों इस सवाल खाने से रिलेटेड है। जी। दोनों को यही कंप्लेन है कि हमारा बच्चा खा नहीं रहा, और ये करोड़ों और माओं का भी मसला है कि हमारा बच्चा खाता कुछ नहीं है। तो ना खाने की देयर इज ऑलवेज अ रीजन। देखिए, हम सब लोगों को जब भूख लगती है तो हम कहते हैं यार खाना लाओ। बिल्कुल। ना, जब भूख लगती है हम तो ढूंढ रहे होते हैं भाई खाना लेके आओ जल्दी से, बिल्कुल। बहुत भूख लगी है, दे कुछ ले आओ, कुछ भी ले आओ। कुछ भी तो। अब अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही और वो नहीं मांग रहा तो देयर इज सम रीजन। वो रीजन आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, वो रीजन पेट में कीड़े भी हो सकते हैं, वो रीजन कोई अंडरलाइंग गंदम की एलर्जी वगैरह भी हो सकती है, कोई अंडरलाइंग यरकान भी हो सकता है, कोई अंडरलाइंग कोई और डेफिशिएंसी हो सकती है। बाज़ का दूध का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा होता है तो भूख मर जाती है। देखें, बच्चे का मैदा छोटा है, अगर आप उसे दूध से भर देंगे तो उसे कोई और चीज खाने की उसको फिर वो बिल्कुल गुंजाइश तबीयत नहीं नहीं करेगी, गुंजाइश भी नहीं होगी, तबीयत नहीं करेगी। और बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह भी हो रहा होता है कि बच्चा जंक खा रहा होता है तो काम की चीज वो नहीं खा रहा होता। सो इन सारे फैक्टर्स को आपको देखना है।